हम क्लास 7 हम दिसंबर का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट 9 हीट एंड एनर्जी। बट हीट एनर्जी की टर्म्स आप जानते हैं, हीट इज द टेम्परेचर, हीट इज द डिग्री ऑफ टेम्परेचर एंड एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। ये तो हो गए मीनिंग आपके चैप्टर्स के जो नाम है उसका। अब हम स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी डिटेल पढ़ते हैं क्या, क्योंकि जितनी चीजें हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं वो किससे बनी हुई है, मैटर से। किससे बनी हुई है वो, मैटर से बनी हुई है। अब मैटर क्या चीज है, मैटर क्या चीज है, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। मैटर की 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब ये सॉलिड, लिक्विड, गैस कि जब हम बात करते हैं तो ये जो मैटर है ये असल में बने हुए किससे होते हैं, ये बने हुए होते हैं पार्टिकल्स से। सॉलिड के पार्टिकल कॉम्पैक्ट होते हैं, बिल्कुल उनके दरमियान गैप नहीं होता। फिर लिक्विड के पार्टिकल में के दरमियान थोड़ा गैप होता है, लिक्विड के पार्टिकल के दरमियान थोड़ा गैप होता है, गैस के जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं उनके दरमियान काफी गैप होता है। अच्छा, अब ये जो पार्टिकल है मैटर के, अब ये जो पार्टिकल है मैटर के, इनके जो पार्टिकल है वो कंटिन्यूली मूव करते रहते हैं। अब सॉलिड के पार्टिकल में मूवमेंट ना होने के बराबर होती है, यानी कि वो अपनी ही पोजीशन पर जो है वो वाइब्रेट करते हैं, जबकि लिक्विड के पार्टिकल जो है वो उनके दरमियान गैप होने से वो मूविंग कर रहे होते हैं। और जबकि गैसेस के पार्टिकल तो बहुत ज्यादा गैप होने की वजह से बहुत ज्यादा उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, तेजी से मूव कर रहे होते हैं। अब इनकी जो मूवमेंट में चेंजिंग कब आती है, जब हम इनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं। अब टेम्परेचर बढ़ाते हैं मतलब अगर हम सॉलिड या लिक्विड या गैस, मैं आपको सबसे पहले सॉलिड की मिसाल अगर दूं, सॉलिड की कोई भी ऑब्जेक्ट ले लें सॉलिड, हम उसको अगर हीट अप करेंगे तो उसके पार्टिकल जो वाइब्रेट कर रहे हैं उनकी वाइब्रेशन बढ़ जाएगी, यानी कि उनके पार्टिकल के दरमियान जो है वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी उनकी तेज होने की वजह से उनके ओवरलैप करना शुरू कर देंगे। जिस तरह लिक्विड को हम हीट अप करेंगे तो उनकी भी पार्टिकल की एनर्जी बढ़ जाएगी, यानी हीट देने पर, हीट जब एब्जॉर्ब ये पार्टिकल कर लेंगे तो इनकी जो है काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। अच्छा, क्लास 7, अब जब ये पार्टिकल्स सॉलिड लिक्विड गैस जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये जो इनके जो पार्टिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इनके पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और ये एक दूसरे के जो है मूवमेंट बढ़ने की वजह से हीट अप जो है वो हो जाते हैं। और इसी वजह से कहा जाता है कि हीट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। अच्छा, अब ये जो हीट की हम बात कर रहे हैं, तो अब आप ये देखें कि अब हीट, जब हमने जिस ऑब्जेक्ट को हीट किया उसने उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, तो इट्स मीन उसका टेम्परेचर बढ़ गया, तो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होगा उसके हिसाब से उसका टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। इसलिए वो क्या है, वो हॉट है। उसके अगर हम उसको टेम्परेचर नोट करेंगे तो वो क्या होगा, उसका टेम्परेचर ज्यादा हाई होगा देन सराउंडिंग। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सराउंडिंग के हिसाब से टेम्परेचर ज्यादा है तो इसका मतलब वो चीज जो है वो आपकी गर्म है। The heat is energy found an object that has higher temperature than its surrounding, यानी कि हीट एनर्जी उस ऑब्जेक्ट में पाई जाएगी जिसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा होगा। तो वो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम चाय रखते हैं, चाय आपकी गर्म होती है, तो इसका मतलब चाय अगर जब तक गर्म रहती है जब तक उसका टेम्परेचर जो है वो गर्म सराउंडिंग से ज्यादा रहेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो अपना जब टेम्परेचर यानी कि अपनी हॉटनेस जो है सराउंडिंग को दे देती है तो वो ठंडी हो जाती है। इसी तरीके से अब एक एग्जाम्पल लें, अगर हम आइस क्यूब्स जो है गिलास में रखते हैं, थोड़ी देर बाद वो मेल्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ठंडी चीज क्या करती है, सराउंडिंग से जो है वो हॉटनेस को एब्जॉर्ब कर लेगी, क्योंकि उसका टेम्परेचर कम है आइस क्यूब्स का, सराउंडिंग का ज्यादा है, तो वो सराउंडिंग क्या करेगी, उस गिलास में जो है वो आइस क्यूब्स को अपनी हीट जो है वो दे देगी। इसी तरीके चाय आपकी, यानी इसका अंदर कोई भी गर्म ऑब्जेक्ट रखेंगे वो ठंडा हो जाएगा, और ठंडा ऑब्जेक्ट जो रखते हैं वो अपनी हीट जो है सराउंडिंग से हीट करके वो मेल्ट जो है वो हो जाएगा, आइस क्यूब जो हो जाएंगे। सही। अच्छा, अब हम जो हमें टॉपिक अब आगे पढ़ना है वो हमें पढ़ना है हीट के हवाले से, कि हीट जो है वो किस किस तरीके से ट्रांसफर की जाती है। हीट की हीटिंग जो है वो 3 तरीके से ट्रांसफर होती है। नंबर 1 कंडक्शन, नंबर 2 कॉन्वेक्शन, एंड नंबर 3 रेडिएशन।
तो हीट की जो हीटिंग है वो 3 तरीके से जो है वो ट्रांसफर होती है। हीटिंग 3 तरह से, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अभी मैं इनको आपको तीनों को जो है वो इंडिविजुअली जो है समझाऊंगी ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, यानी कंडक्शन एंड कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो सबसे पहले हम किसको कर रहे हैं, कंडक्शन को। सबसे पहले हम समझेंगे कंडक्शन क्या चीज है। कंडक्शन, हम किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को, जब हम किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को हीट अप करेंगे, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं और मैं आपको समझा चुकी हूं, सॉलिड के ऑब्जेक्ट जो है बिल्कुल टाइटली पैक होते हैं। अब सॉलिड के ऑब्जेक्ट जो टाइटली पैक होते हैं, जब सॉलिड, किसी भी सॉलिड को हम गर्म करेंगे या हीट अप करेंगे, तो फॉर एग्जांपल अगर ये इसके पार्टिकल है, मैं इस तरीके से आपको बताती हूं, क्योंकि सॉलिड के दरमियान जो गैप कम होता है। अब हमने इसको क्या किया, हीट दी। ये हम क्या दे रहे हैं इसको, हीट देने पे ये पार्टिकल क्या हो गए, गर्म हो गए। अब अपनी ये इनका टेम्परेचर बढ़ गया, इनका टेम्परेचर कम है। अभी हम पढ़ चुके हैं कि जो ज्यादा टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर से हीट ट्रांसफर होती है लो टेम्परेचर में। तो अब ये अपनी जो हीट है वो बराबर वाले मॉलिक्यूल को दे देंगे, ये हीट ट्रांसफर करेंगे इसको मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, यानी कि ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो इस तरह सॉलिड में, किसमें, सॉलिड में जो हीट ट्रांसफर होती है वो बाय कंडक्शन होती है। किस तरीके से होती है, बाय कंडक्शन, यानी कि डायरेक्ट कंडक्ट जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में ही होता है। फॉर एग्जांपल आप ये देखिए, अगर मैं कोई स्पून लेती हूँ, स्पून को मैं अगर फ्लेम के जरिए जो है वो हीट अप करती हूँ, तो हीट जो है वो एक स्टार्ट एंड से पूरा एंड तक जो है स्पून आपको क्या हो जाता है, गर्म। क्योंकि क्या होगा, पार्टिकल जब एक एंड पे गर्म हो जाते हैं तो ऐसा ऐसा मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल जो हीट अप होते जाते हैं और पूरा स्पून आपका गर्म हो जाता है। इसी तरीके से इसकी एक एग्जांपल ये भी है, हम एग फ्राई करते हैं तो फ्राई पैन में करते हैं, तो अब आपके जो स्टोव है उसके ऊपर फ्राई पैन रखा हुआ है, डायरेक्ट कांटेक्ट में क्या है, फ्राई पैन, और फिर आप एग जो है आपका फ्राई हो जाता है। अच्छा, उसके अलावा आपकी इसकी एग्जाम्पल ये भी है कि अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में, तो आपकी स्पून मैंने आपको एग्जाम्पल दी, और कभी आपने देखा होगा, हम कभी आपका गर्म पतीला किचन में रखा हुआ, उस बराबर में कोई हम कप रख दें तो वो भी बराबर में रखी हुई चीज भी क्या हो जाती है, वो गर्म हो जाती है। तो ये एग्जाम्पल है आपकी कंडक्शन की, यानी कि हीट ट्रांसफर जो होती है मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, यानी कि ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ये कहलाता है आपका कंडक्शन कहलाता है। अब कंडक्शन आई थिंक आपको समझ में आ गई, कंडक्शन क्या है। कंडक्शन ज्यादातर सॉलिड में होती है, इससे मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल जो है वो हीट ट्रांसफर होती है और आपका जो पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो हीटअप हो जाता है। अब सेकंड आपका आ जाता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन ज्यादातर किसमें होती है, आपके लिक्विड एंड गैसेस में। कन्वेक्शन किसमें होती है, ज्यादातर लिक्विड एंड गैसेस में जो है वो होती है। अच्छा, कन्वेक्शन जो है वो दो तरीके से इस तरह से होती है, फ्लूइड टू फ्लूइड एंड सॉलिड टू फ्लूइड। वो किस तरीके से, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, उससे आपको और समझ में आ जाएगा। अभी देखें, हमारे पास अगर ये ऑब्जेक्ट है, इसमें जो है वो वाटर है, ठीक है। अब जब हम इसको हीट अप करेंगे तो ये यहां से हीट होने के बाद वाटर के मॉलिक्यूल जो ट्रांसफर कर देंगे ऊपर वाले मॉलिक्यूल को, ये इस तरीके से जो है वो ट्रांसफर होती है कन्वेक्शन। ये कहलाता है आपका कन्वेक्शन कहलाता है। अब किस सॉलिड, पहले जिस कंटेनर में वाटर था ये सॉलिड है, ये आपका फ्लूइड हो गया, तो सॉलिड टू फ्लूइड, या फिर अब ये भी फ्लूइड है, फ्लूइड टू फ्लूइड भी जो है ये कन्वेक्शन होता है। अब गैसेस में किस तरीके से होता है, गैसेस में देखें, जब कोई भी कैंप फायर जलाते हैं तो जो असल में हमें, अभी मैंने आपको समझाया कि पार्टिकल जो है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो अब जब कैंप फायर हमने जलाया तो उसकी जो इर्द गिर्द की एयर थी उसके पार्टिकल क्या जाते हैं, हीटअप हो जाते हैं। अब हीटअप होने पर उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, यानी कि वो हल्के हो जाते हैं। हल्की चीज हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, तो इसी तरीके से तेजी से जो है वो आपने देखा होगा धुआं है, ये स्मोक है, वो तेजी से ऊपर की तरफ ही जा रहा होता है। इसी तरीके से आप देखिए कन्वेक्शन की सबसे ज्यादा एग्जांपल हम जो घर में आपने देखा होगा, हवादानी वेंटिलेटर्स बनाते हैं वेंटिलेशन के लिए। गर्म हवा जो है वो हवादान हमेशा ऊपर की तरफ होते हैं, विंडो नीचे की तरफ होती है। तो अब
ठंडी हवा तो सही विंडो के जरिए आती है, लेकिन गर्म हवा जो है यानी पार्टिकल जब गर्म हो जाते हैं, हम सांस लेते हैं कमरे में, तो वो गर्म हवा जो है वो रूम से बाहर चली जाती है, ऊपर की तरफ जो बने हुए होते हैं, क्योंकि वो हल्की होती है। तो इस तरह से कन्वेक्शन आपका जो है वो लिक्विड और गैसेस में होता है। अब आ जाए थर्ड आपकी रेडिएशन, जिसे हीट ट्रांसफर। रेडिएशन की सबसे बेस्ट एग्जांपल आपकी है सन। सन से जो हम ये ट्रांसफर होती है बाय वेव। किस तरीके से होती है ट्रांसफर? बाय, अब बाय वेव, क्योंकि रेडिएशन इनविजिबल रेस को भी कहा जाता है। रेडिएशन किसको कहा जाता है? इनविजिबल रेस को भी कहा जा रहा होता है रेडिएशन, क्योंकि हमें सन से आती हुई रेस हमें नजर नहीं आती। अच्छा, इसके लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती, जबकि इन दोनों कंडक्शन और कन्वेक्शन के लिए मीडियम की जरूरत है। रेडिएशन के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है, ये स्पेस में भी इजीली जो है वो ट्रेवल कर सकती हैं। इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी इजीली कहते हैं। जैसे सन की रेस हम तक अर्थ तक आती है तो रेडिएशन के जरिए ही जो है वो आती है, जो है हम तक रेडिएशन के जरिए तो जो है वो पहुंचती है। अच्छा, रेडिएशन जैसे गुड एब्जॉर्बर एंड गुड रेडिएट, इसकी एग्जांपल आपने बुक में भी देखी होगी कि जो आपका ब्लैक कलर है वो सारी रेडिएशंस को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जबकि व्हाइट कलर जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करता बल्कि वो इमिट्स कर देता है, जिसकी वजह से गर्मी में हल्के कलर पहने जाते हैं और सर्दी में जो है वो डार्क कलर जो है वो पहने जाते हैं। ये थे तीन आपकी कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अब एक वीडियो देखिएगा, इससे आपको और ये तीनों जो है समझ में आ जाएंगे कि कंडक्शन क्या चीज है, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। This water boiling, the heat of the fire, and cooking on the skillet are all examples of heat transfer. In simple terms, heat is the transfer of energy from objects of different temperatures. As objects warm up or cool down, their kinetic energy changes. Kinetic energy is the energy of motion. Temperature is a measure of the average kinetic energy of the particles in an object. As temperature increases, the energy of motion increases. As the water warms up and the temperature increases, you can see an increase in the movement. Heat can be transferred in at least three ways: conduction, convection, and radiation. Conduction is a process in which the transfer of heat takes place between objects by direct contact. It is most often associated with solids. The key to conduction is direct contact. The heat of the pan is transferred to the mini pizzas. The energy of the frying pan is transferred to the eggs. Notice that they are in direct contact. Convection is heat transfer by the movement of a fluid such as air or water when the heated fluid is caused to move away from the source of heat, carrying the energy with it. It occurs due to density. Lava lamps are examples of convection. As the liquid is heated, it rises and falls as it heats and cools. As the paper burns, the air is heated up and begins to rise. The burning paper is swept up in the convection current, cools, and falls back down. These beans are another example of convection. As the beans warm up, they rise and then cool and fall back down, and repeat this over and over again. Radiation heat is transmitted without any physical contact between objects. Watch how the temperature of the lamp is transferred to the thermometer without touching it. I hope इससे आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब पेज नंबर ओपन कीजिएगा, पेज नंबर 85 में कुछ एग्जाम्पल दी हुई कन्वेक्शन की कि विंड, मॉनसून विंड्स एंड थर्मल्स। अब इसमें विंड्स के जरिए वही बताया मैंने आपको कि जब हवा है, एयर है, वो जो है गर्म होकर जो ऊपर की तरफ जो होती है, फिर इस तरह से मूविंग जो है वो एयर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, तो ये बहुत तेज जो है विंड चलने लग जाती है। फिर इसी तरीके से थर्मल है, थर्मल्स द अपवर्ड करंट ऑफ वार्म एयर दैट राइज अप कन्वेक्शन आर कॉल्ड द थर्मल। अब देखो होगा कि जो आपके बर्ड्स हैं
बर्ड्स जब अपने आपको फ्लाई कर रहे होते हैं तो वो अपने पर जो है वो मूव कर रहे होते हैं, लेकिन ज्यादा हाई पे जाके थोड़ी देर के लिए अपने पर को बिल्कुल स्ट्रेट कर देते हैं। वो इसलिए कि जब वो अपने पर को मूव कर रहे होते हैं, विंग्स को मूव कर रहे होते हैं, तो इर्द गिर्द की हवा उनकी क्या होती है, पार्टिकल गर्म हो जाते हैं, इसी वजह से वो इजीली ऊपर की तरफ उठ जाता है। स्ट्रेट जब वो विंग करते हैं तो ऊपर की तरफ उठ जाता है, फिर थोड़ी देर बाद वो अपने पर को दोबारा यानी कि विंग्स को दोबारा से मूव करते हैं, इस तरह से वो अपने जो है वो मूवमेंट जो है वो करते हैं। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है पेज नंबर 86 पर, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज एंड सी ब्रीज। लैंड ब्रीज मतलब नाम से ही आ रहा है कि लैंड ब्रीज यानी कि लैंड से चलने वाली हवा को हम लैंड ब्रीज कहेंगे, और सी ब्रीज यानी कि सी से चलने वाली हवा को। अच्छा, इसमें क्या होता है कि हमेशा हवा जो है वो हायर प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है वो चलती है। तो इस अब दिन के टाइम क्या होता है, आपका लैंड जो है वो बहुत जल्दी सन की जो है हीट की वजह से बहुत जल्दी जो है वार्म अप हो जाता है, गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पर जो है प्रेशर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। ये एक वीडियो देखिएगा, इससे आपको और क्लियर जो है समझ में आ जाएगा कि breeze is caused due to difference in heating. Let us see the cause for land breeze and sea breeze. During the day, land gets heated more than the sea water. Hot air above the land rises up, and therefore the cold air from the seaside moves towards the beach. This is sea breeze. At night it is exactly the reverse. The water cools down more slowly than the land, so the cool air from the land moves towards the sea. This is called the land breeze. आई होप इससे वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के हवाले से। अच्छा, क्लास 7 लैंड ब्रीज और सी ब्रीज आपको क्लियर समझ में आ गया होगा किस तरीके से, कि हमने अभी देखा वीडियो में भी और पढ़ा कि किस तरीके से डे टाइम में जो है वो आपका जो है वो लैंड क्विकली जो है वो गर्म हो जाती है, और उसका प्रेशर जो है लैंड में जो है वो डे टाइम में जो है वो लो हो जाता है। अब फिर इस तरीके से जब सी पे हाई प्रेशर जो सी से जो है वो लैंड की तरफ आती है, आपकी जो सी ब्रीज चल रही होती है, तो इसी वजह से उसको सी ब्रीज कहा जाता है। फिर जो है एट द नाइट लैंड से जो है वो सी की तरफ जो है वो जाती है, तो ये कहलाती है आपकी लैंड ब्रीज और सी ब्रीज जो है वो कहलाती हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, थर्मस फ्लास्क। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्मस फ्लास्क। अब थर्मस फ्लास्क का चीजें आपने देखा होगा, खुद भी आप लोग यूज करते हैं ये फ्लास्क। अभी फ्लास्क यही कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये तीनों हीट ट्रांसफर को रोकता है, यानी कि अब उसमें जो है वो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कुछ इस तरीके से कि वो इजीली जो है वो ना कंडक्शन उसमें हो सकता है, ना कन्वेक्शन हो सकता है, ना ही उसमें रेडिएशन होता है। अब कंडक्शन मीन्स जाहिर कि ट्रांसफर हीट ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, कन्वेक्शन जो है वो अपनी हीट जो है वो बाय जो है वो पार्टिकल्स के जरिए जो है वो ट्रांसफर कर देगा विदाउट कांटेक्ट, और रेडिएशन इनविजिबल रेज। जो चीज़ अगर गर्म रखी थर्मस फ्लास्क में जो चीज़ गर्म रखी जाए वो गर्म रहती है, और जो चीज़ अगर ठंडी रखी जाए वो ठंडी रहती है। इसलिए कि गर्म जब हम रखते हैं कोई भी जगह चाय या कॉफ़ी, तो वो अपनी हीट जो ट्रांसफर नहीं करती बाहर साउंडिंग में। इस तरह अगर हम जो कोई ठंडी चीज़ रखते हैं तो वो साउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब नहीं करती। इस वजह से दोनों उसमें जो है वो ये अपनी रेडिएशन, कन्वेक्शन और कंडक्शन दोनों तीनों जो है ट्रांसफर टर्म्स इनको जो है वो रोकता है, ये इसी उस पर जो है काम करता है कि आपका जो थर्मस फ्लास्क है वो प्रिवेंट करता है हीट ट्रांसफर को। अब जो आपका थर्मस फ्लास्क होता है, इसमें पिक में देखिएगा कि कॉर्क लगा होता है, इसका फिर दरमियान में वैक्यूम होती है, फिर कंटेनर है, लिक्विड है, इसमें होता है पूरा एक ग्लास। थर्मस फ्लास्क कंसिस्ट ऑफ अ डबल वॉल्ड ग्लास बॉटल व्हिच हैज अ वैक्यूम बिटवीन द टू वॉल्स। दिस इनर साइड ऑफ द वॉल्स आर द शाइनी, द माउथ ऑफ द बॉटल इज क्लोज विद द कॉर्क प्लास्टिक, उस पर जो है कैप लगा हुआ होता है। द ग्लास बॉटल इज फिटेड इनटू द मेटालिक प्लास्टिक कंटेनर ताकि वो कंडक्शन को रोक सके। फिर ना जो है वो वैक्यूम जो है रेडिएशन उसकी वजह से नहीं होती, यानी कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों जो है वहाँ पे प्रिवेंट रहता है। और फिर जो शाइनी सरफेस है वो रेडिएशन को जो है वो रोकते हैं, जिसकी वजह से ये तीनों हीट ट्रांसफर जो प्रिवेंट से जो है फ्लास्क को रोकता है, जिसकी वजह से जो भी ऑब्जेक्ट उसमें रखा जाएगा वो अगर हॉट है तो वो हॉट रहेगा और कोल्ड रखा है तो वो कोल्ड रहता है। अब थर्मस फ्लास्क किस तरीके से वर्क करता है, ये एक वीडियो देखिएगा छोटी सी, जिससे आपको और क्लियर समझ में आएगा थर्मस फ्लास्क किस तरीके से जो वर्क करता है। Thermos,
A thermos is a device that keeps liquids hot or cold for many hours. Sir James Dewar, a British chemist, invented this device. The principle of a modern thermos is that it prevents conduction, convection, and radiation, the three processes through which heat is transferred. The construction of a thermos. The external view of a thermos is shown here. To view the section showing the internal structure, a thermos has a double-walled glass container, the inside of which is silver. The main purpose of this silver is to reflect back the heat radiations. The space between the two walls is highly evacuated to prevent the loss of heat due to convection currents. Glass, being a very poor conductor of heat, minimizes the loss of heat due to conduction through the walls of the neck. Most thermoses have a small mouth that reduces heat exchange. A well-fitted screw-in cap reduces the loss of heat radiation from the liquid. A rubber collar and a spring at the base serve as a shock absorber. A thermos, therefore, keeps cold contents cold and hot contents hot, as it eliminates any heat transfer to or from the contents. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेम्परेचर. डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इट्स कॉल्ड टेम्परेचर. अब टेम्परेचर को हम किस तरह से मेजर करते हैं? टेम्परेचर को जो मेजरमेंट की जाती है वो थर्मामीटर से की जाती है. आप खुद भी देखा होगा, घर में भी आपके मौजूद होगा, और आप डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं तो उनके पास टेम्परेचर नोट करने के लिए जब आपको फीवर हो जाता है तो थर्मामीटर होता है जो क्लिनिकल थर्मामीटर कहलाता है. इसके अलावा बहुत सारी काइंड है थर्मामीटर की. डिजिटल थर्मामीटर भी आता है, इलेक्ट्रिकल थर्मामीटर भी आता है. फिर जो वेदर रिपोर्ट मालूम करते हैं टेम्परेचर की, वो आपका जो है वो मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर कहलाता है. अल्कोहल थर्मामीटर, ये सारे थर्मामीटर जो है वो वर्क्स करते हैं और हमें टेम्परेचर जो है वो बताते हैं कि बॉडी जो है कितनी कोल्ड है और कितनी जो है वो हॉट है. अभी वीडियो देखिएगा, इससे आपको टाइप्स ऑफ थर्मामीटर और क्लियर समझ में आ जाएंगे.
आ गया होगा। अच्छा, टेम्परेचर स्केल 3 टाइप्स के होते हैं आपके, पेज नंबर 88 ओपन कीजिएगा। सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल, ये 3 स्केल्स हैं जो टेम्परेचर स्केल्स किए जाते हैं, जो लेकिन ज़्यादातर जो है वो डिग्री स्केल जो है वो यूज़ किया आपका, यानी कि सेल्सियस स्केल जो है वो यूज़ किया जाता है। अच्छा, कन्वर्जन है कुछ मैं अभी आपको समझाऊंगी किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, हम एक स्केल की वैल्यू जो है दूसरे स्केल में किस तरह से कन्वर्ट जो है वो हम करते हैं। अब इसमें एक टर्म यहाँ दी हुई है एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो क्या होती है? व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो? एब्सोल्यूट जीरो इज डिफाइंड एज अ मिनिमम एब्जॉर्ब, यानी कि बहुत ज़्यादा आइडियल गैस का जो उसका मिनिमम टेम्परेचर होगा वो क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट जीरो, जो -273 डिग्री कहलाता है। यानी बहुत ज़्यादा कोल्डेस्ट जो टेम्परेचर होगा वो इसका जो है वो कहलाता है। इसके आप वीडियो देखिएगा एब्सोल्यूट जीरो के हवाले से तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। How cold can it get? It is an interesting query. You may have thought it was pretty cold last winter, for example. Or actually maybe not with all the global warming going around these days, but you probably won't be surprised when I tell you it can get a whole lot colder than that. In this video, I shall constructively lower the temperature and go over the changes that occur by each temperature decreasing. I will use the Celsius and Kelvin scales because Fahrenheit is whacking unscientific. Our starting point will be 0 degrees Celsius, or 273.15 degrees Kelvin, which is the freezing point of water. This is the point the water molecules transit from liquid into solid on which the Celsius scale is based. The freezing point of water, however, decreases as the salinity of the water increases. Therefore, seawater will not freeze at 0 degrees Celsius. In polar regions with an ocean salinity of about 32 psu, the water begins to freeze at 1.8 degrees below zero. On 3 degrees below zero lies the average temperature in the United States during the winter as measured between 2000 and 2010. Deserts during the night move away further from the sun and due to the dry air lose their heat very rapidly. Because of this, some deserts during the night can reach sub-zero temperatures. The average temperature of the Sahara Desert during the night is 6 degrees below zero. This is also the approximate freezing point of olive oil. Bromine, a liquid halogen, freezes at 7.1 degrees below zero. The maximum temperature for forming frost is 8 degrees below zero. The average winter temperature gets colder when you go higher north. In Japan, the average winter temperature lies at -9.2 degrees between 1981 and 2000. The highest temperature recorded on the South Pole near ground level was 12.3 degrees below zero at Amundsen Scott's South Pole Station on Christmas Day 2011. On the other side of the Pacific, in Canada, the average winter temperature is 15 degrees below zero. Sunflower oil has an approximate freezing point of 17 below, and at 17.7778 degrees below zero, we reach the 0 point of the Fahrenheit scale. And just short under that, at -18, we reach the recommended fridge temperature. In Finland in Europe, average winter temperatures drop to about -22 degrees. The lowest temperature record for Australia is -23, measured at Charlotte Pace on 29 June 1994 in the Snowy Mountains. And for Africa, the lowest temperature record is -23.9, measured at Ifrane, Morocco in 1935. Siberia is notorious for its cold and harsh winters, with an average temperature of 30 degrees below the freezing point. -32.8 is the coldest air temperature recorded in South America, at Sarmentino, Argentina in 1907. Chlorine, a gaseous halogen, liquefies at -33.9 degrees. And mercury, an exceptional metal that is liquid at room temperature, highly toxic and very heavy, solidifies at 38.72 below zero. Cold, but the further north you go, the colder it gets. Average winters on the North Pole are 40 degrees below zero despite climate change. -40 is also the intersecting point of the Celsius and Fahrenheit temperature scales. Skin may freeze almost instantly at or below this temperature. The coldest temperature, water has still been kept liquid, while under supercooling is -48.4. The mean surface temperature on Earth during snowball Earth around 650 million years ago is estimated to be a freezing 50 degrees below zero. On the Moon, the average surface temperature is -53 degrees during the day, which is also the lowest temperature recorded in Europe, measured in Sweden.
On Earth, Antarctica takes the lead in the coldest average winter, a whopping 59 degrees below zero. Radon, a radioactive heavy noble gas, liquefies at 62 degrees below zero. And on Mars, the average surface temperature during the day won't get much higher than 63 degrees below zero. Definitely a factor in need of considerance for future missions. The coldest officially recorded air temperature in North America is negative 66.1 degrees at North Ice, Greenland in 1954, while the coldest officially recorded temperature on the Northern Hemisphere was measured in Oymyakon in the Sakha Republic in 1933 at 67.7 degrees under zero. Radon freezes at 71 degrees below zero. At negative 71.5 degrees is the mean surface temperature on the dwarf planet 1 Ceres in the asteroid belt. The sublimation point of carbon dioxide to transit into dry ice is at negative 78.5 degrees. At minus 89.2 degrees is the coldest temperature ever recorded near ground level on Earth, near Vostok Station on Antarctica on July 21st, 1983. This is almost 90 degrees under the freezing point of water. Without protective clothing, your skin and your eyes will freeze almost instantly at this temperature. But while this was the coldest naturally occurring temperature ever to be measured on Earth, we can go much colder still. At 101 degrees below zero, chlorine freezes, and the heavy noble gas xenon at 108 degrees below liquefies. It then freezes at 112 degrees below. Common alcohol, or ethanol, freezes solid at 114.14 degrees below zero. The temperature in the clouds of the gas giant Jupiter is about 120 degrees below zero. The Jovian moon Io, which is under intense gravitational stress, has a surface temperature of about 130 below zero. The mean temperature in the clouds of Saturn is 139 below zero, and the noble gas of Krypton liquefies at 153 degrees below and freezes at 157 degrees below. The Jovian moon Europa has a surface temperature of 171.15 degrees below zero. Though it is expected that even at these temperatures, underneath the thick ice layer covering the moon, a liquid ocean has remained. On the Saturnian moon Titan, the mean surface temperature is lower at negative 179.5 degrees. At these temperatures, methane gas turns into a liquid, causing Titan to have lakes of methane instead of water, which is frozen deeply into ice by these temperatures. At 183 degrees below zero, oxygen, one of the most well-known atmospheric gases, liquefies. And the noble gas of argon liquefies at negative 186 and freezes at negative 189. At negative 196 below zero, nitrogen, the most abundant gas in our atmosphere, liquefies too. And then, at minus 197.2 below, is the mean surface temperature in the clouds of Uranus. We reach 200 degrees below zero. Below this temperature, only 3 gaseous and 3 liquid elements remain. Unprotected exposure to temperatures this low are instantly lethal to humans. Most chemical reactions have slowed significantly or stopped entirely, but even now we can go colder still. The mean temperatures in the windy atmosphere of the outermost planet of our solar system, Neptune, is 201 degrees below zero. At 210 degrees below zero, nitrogen freezes solid, followed by fluorine at 219 and oxygen at 223 degrees below zero. The mean surface temperature on the dwarf planet Pluto can get as cold as 229 degrees below zero, and the dwarf planet Eris, just a little further out, has a surface temperature of negative 231 degrees. On the Neptunian moon Triton, surface temperatures drop to negative 235 degrees below zero, and the light noble gas of neon liquefies at negative 246 and then freezes at negative 248, leaving hydrogen and helium the only gaseous elements left. When we reach 250 degrees below zero, conditions have gotten so extreme, any chemical reaction has nearly completely halted. Only 2 elements remain that are not frozen, but everything else is locked in solids. At 253 below zero, hydrogen 2 is forced into a liquid form, from where it then freezes just 5 degrees lower at 258 degrees below zero. Helium remains the only non-solid element.
Deep into the outer solar system lies the minor planet 90377 Sedna. Its highly elliptical orbit takes it 936 times further from the Sun than the Earth. At this distance, its surface temperature drops to -261 degrees below, even though it only reaches this point every 11,000 years. This still makes it the coldest body in our solar system known. An even further object, identified simply as 2015 TG387, has a suspected surface temperature of -264 degrees. Not much further down the ladder, helium, the last gaseous element, is forced into liquid form at -269 degrees. At 270 degrees below, we reach the temperature of the cosmic microwave background, and thus the average temperature in the universe. At 271 degrees below zero, we reach the lambda point of helium. However, helium is prevented from freezing by its zero point energy. It transforms into a superfluid. At 272 degrees below zero, we have the temperature of the Boomerang Nebula, the coldest natural environment known. At 272.2 degrees below zero, every element is frozen. Chemical reactions come to a stop as the environment enters stasis. While it is obvious we are approaching the limit, we can lower the temperature a bit further still. At 0.7 kelvins, helium-3 and helium-4 mixtures begin phase separation. At 1.7 millikelvins, we reach the coldest temperature we can currently sustain in a laboratory over extended time periods. At 100 microkelvins, we reach the typical lower limit for laser cooling. At 170 nanokelvins, we reach the first artificially created Bose-Einstein condensate, an exotic state of matter that only occurs near absolute zero. At just 1 picokelvin, we reach the record lowest temperature artificially created. Lower still, at a mere 1 attokelvin, lies the Hawking temperature of supermassive black holes, and at 1 zeptokelvin, macroscopic quantum tunneling can occur. At 273.15 degrees under the freezing point of water, we reach the absolute zero. It's gotten so cold now, no single molecule or element can move. Free bodies are still. There is no interaction within or without a thermodynamic system. Everything has been brought to a complete halt. This is the lowest temperature limit of any thermodynamic temperature scale. Our concept of temperature is really more the amount of vibration in a particle. For an ideal gas, temperature is proportional to the average kinetic energy of the random motions of the constituent particles. Both enthalpy and entropy equal zero. Each and every particle has a minimum vibration, only retaining the motion given by zero point energy. So cold, no actual physical system or object can ever retain a temperature of absolute zero. This truly is the coldest it can get. Temperature really is a large scale. As cold as -273 degrees may sound, believe me when I say it can get much hotter than 273 degrees above zero. But that is a subject for another video. This has been Yeezy Science, and thank you for watching. स्टूडेंट यहाँ आपका जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया है। चैप्टर के एंड में काम है, काम आपने जो है वो अच्छी तरीके से क्वेश्चन आंसर करने सफाई से बिल्कुल। अच्छा, अब मैं जो आपको यहाँ पे करवा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ दिया हुआ है आपको, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर, पेज नंबर 92 ओपन कीजिएगा। यहाँ क्वेश्चन 3 में आपको यहाँ करवा रही हूँ, बाकी आप क्वेश्चन आप खुद करेंगे। पेज नंबर 92 पे यहाँ क्वेश्चन दिए हुए हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर फ्रॉम द सेंटीग्रेड स्केल टू केल्विन। यानी कि हमें जो वैल्यू दी गई है वो किसमें दी गई है, सेंटीग्रेड में दी गई है, और आपको इसमें किसमें कन्वर्ट करना है, इसको केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना होगा। अच्छा स्टूडेंट्स क्लास 7, अब हम ये कन्वर्जन्स कर रहे हैं कि सेंटीग्रेड टू स्केल टू केल्विन स्केल में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। अब इसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है, केल्विन इज इक्वल टू सेंटीग्रेड प्लस 273, ये आपका क्या है, ये फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम ये सारे जो है वो कन्वर्जन्स करेंगे। यानी कि अगर हमें किसी भी वैल्यू जो सेंटीग्रेड में दी गई है उसको हमें केल्विन में करना हो तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, केल्विन यानी K इज इक्वल टू C यानी सेंटीग्रेड प्लस 273। अब देखिए हमारे पास 100 सेंटीग्रेड दिया हुआ है, ठीक है, तो हमें इस पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे,
फिर हमने इसमें वैल्यू पुट की, सेंटीग्रेड की वैल्यू हम क्या दी हुई 100, फॉर्मूला 273। अब हम इसमें रफ कॉलम आप रफ वर्क कीजिएगा, 273 प्लस 100 क्या आ गया आपके पास 373 केल्विन, 373 केल्विन। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, आपके पास आंसर आ गया। अगर आपके पास वैल्यू, अभी क्वेश्चन नंबर 3 आपने इसी फॉर्मूले से करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को आपने इसी फॉर्मूले से करना है कि सेंटीग्रेड को जब केल्विन में हम करेंगे तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे, केल्विन इज इक्वल टू सेंटीग्रेड प्लस 273, यानी K इज इक्वल टू C प्लस 273। आपने फार्मूला, आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपने फार्मूला लिखा पहले, फिर आपने फार्मूले में वैल्यू पुट किया, आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा। अच्छा, क्लास 7, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, कन्वर्ट द केल्विन स्केल टू सेल्सियस स्केल, यानी कि अब वैल्यू हमारे पास किसमें दी हुई है केल्विन में, तो उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस यानी सेंटीग्रेड में। तो अब इसके लिए हमें ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा, सेंटीग्रेड इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273। फार्मूले का ध्यान रखिएगा कि अब हम फार्मूला पहले जो भी हमने किया था सेंटीग्रेड टू केल्विन था, अब हमें केल्विन टू सेल्सियस यानी सेंटीग्रेड में करना है। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, सेंटीग्रेड इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है 73 केल्विन। अब हम पहले फार्मूला लिखेंगे, पहले हमने फार्मूला लिखा, फिर इसमें हमने वैल्यू पुट की, केल्विन हमारे पास कितना दिया हुआ है 73। अच्छा, अब इसका साइन का ध्यान रखिएगा कि वैल्यू जो बड़ी होगी तो उसी का साइन आएगा। अब 273 में से जब हम 73 माइनस कर देंगे, वही रफ वर्क में कीजिएगा, 273 माइनस 73, तो आपके पास क्या आ जाएगा 200। अच्छा, लेकिन अब 73 की वैल्यू छोटी है, 273 की वैल्यू बड़ी है, तो साइन क्या आएगा यहाँ पर इसके साथ माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा डिग्री। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया है। अब बाकी क्वेश्चन 4 आपने इस तरीके से करना होगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी मैंने आपको समझा दिया। अब सारा का जो रिटर्न में आपके क्वेश्चन आंसर है वो आपके वीडियो के एंड में मौजूद होंगे, और अच्छे हिसाब से काम सारा करना हो। ये दोनों क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से आपने कंप्लीट करके होमवर्क जो है वो करना है। अब यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है।